प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन हार, इमरान खान सख्त परेशान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 9 अरकान असम्बली और 4 अरकान सूबाई असम्बली हार के जिम्मेदार करार। दूसरी जानिब बल्दियाती इलेक्शन हार पर विफाकी काबीना इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आमने सामने आ गए। इमरान खान ने केपी वज़रा को तनकीद से बचा लिया, काबीना में बात ही नहीं करने दी। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शेख रशीद की वजारत दाखिला पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग रोकने में बुरी तरह नाकाम। वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने काबीना इजलास में इंसानी स्मगलिंग रोकने में वजारत दाखिला की गैर संजीदगी का भांडा फोड़ दिया। काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क भर में शदीद सर्दी के दौरान गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, पीटीआई हुकूमत के अपने मेंबरान असम्बली वजीर तवानाई हमाद अजहर के खिलाफ फट पड़े। इसकी क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा 1240 अरब रुपए का कोरोना रिलीफ पैकेज, हुकूमत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुतमईन करने में नाकाम। पीएसी ने कोरोना की मद में मिलने वाले बैरूनी फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आजम की जानिब से ऐलान करदा 500 अरब में सिर्फ 186 अरब रुपए जारी हो सके। अहम इंकशाफ, कोरोना पैकेज में आम आदमी को कितना फायदा पहुंचा और ताकतवर तबकात ने फंड्स का क्या किया, इस सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसके हवाले से बात करते हैं। क्लास साहब आपसे शुरू करती हूँ कि जो ये अभी तक जिस तरह से आमिर साहब ने कल कहा था कि इसकी बाज़गश्त कुछ अरसे तक चलेगी, तो अभी हम देख रहे हैं कि रोजाना एक नई डेवलपमेंट, एक नया एपिसोड हो रहा है। बट ये समझ में आ रहा है अब कि किसको बचाया जा रहा है या कौन से पार्टी के अंदर किस तरह की रिफ्ट चल रही हैं और जिम्मेदारान कौन कौन हैं। बहरहाल अब तलब किया है इमरान खान साहब ने। अंदरूनी मैं खबर में दे देता हूँ, तबसरा आमिर साहब को तो कर लेंगे। वो ये है कि कल कैबिनेट का इजलास था यहाँ पर। तो तवक्को की जा रही थी बड़ा फेयर वर्क होगा, क्योंकि बेस थे इनकी केपी के था। तो इसमें जो मेरी इतलात है कि ये पंजाब के वजीर जो थे, मोस्टली तौर पर, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, लोग तो इसको समझेंगे कि हम पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में 2-4 धड़े हमेशा रहते होते हैं। एक किचन कैबिनेट होती है, एक बाज़ अपने अपने सूबे के जो लोग होते हैं बाज़ इश्यूज़ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब वाले अलहदा अपनी बात करते हैं, कराची का अपना कैंप होता है, केपी के अपना। ये बेचारे बलोचिस्तान वाले तो वैसे कोई, मैं वो कह देना 2 महीने 13 महीने वाला हिसाब है उनका, वो इतने ज़्यादा नहीं होते। सो ये हर कैबिनेट में इस तरह के कैंप्स मौजूद रहते होते हैं, आपस में भी उनके ये इख्तलाफात, डिबेट्स ये होती रहे। सो इससे कल्चर को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे ये था कि हमारे केपी के जो मिनिस्टर थे, इनकी लगती थी या लगती कहें या इनके आपस में डिबेट्स होती थी इश्यूज़ पे, वो कराची वालों से होती। कराची का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंप था ये कैबिनेट में। अच्छा। यहाँ पर तो जब भी आपको याद होगा इश्यूज़ होने, तो कराची के जितने भी हमारे दोस्त थे, ये उनके और केपी के से पश्तून जो हमारे भाई थे, इनके बहुत सारे इश्यूज़ पे डिबेट्स होती थी। बल्कि शहद असद उमर साहब जो हैं, ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनको भी पता है कि वो इस बात को हमेशा आके जिम्मेदार ठहराते थे कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद आती थी वो केपी से मिनिस्टर्स करते थे। वो तैयारी करके आते तो खासा उन पर अच्छा खासी वो होती थी, उन पर तनकीद होती थी, इश्यूज़ पे होती थी, पॉलिसीज़ पे होती थी। ऐसे सेम जैसे मैंने कहा कराची से खासे मिनिस्टर भी बनाए गए। अब की दफ़ा जो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा था, एक और कैंप है जो पंजाब का है। अच्छा। पंजाब के जो वज़ीर हैं हमारे, वो भी तगड़े वज़ीर हैं, 3-4 बड़े वहाँ से ताकतवर वज़ीर आते हैं। सो आपस में एक दूसरे की, जैसे मैंने कहा, एक अच्छी चीज़ भी है कि स्क्रूटनी होती रहती है, एक दूसरे पे दबाव रहता है। तो अब की दफ़ा ये समझे बैठे थे हमारे पंजाब वाले कि केपी में जो परफॉर्मेंस दी गई, क्योंकि उनको तो पता था, कैबिनेट में बैठे हैं, तर्जमानों की मीटिंग भी होती है, कि इसकी दफ़ा जो टिकटें दी गई हैं उनके लिए 2 लोगों को इन्होंने आके जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने अपने कंधे से उतार के उन्होंने दे दी थी। 2 लोगों को दी थी। एक केपी के आपके महमूद खान जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जिम्मे लगा था कि आप उसमें बैठेंगे, और दूसरे परवेज़ खटक साहब थे, 2 लोग थे। उन्होंने बैठ के, परवेज़ खटक साहब ने भी अपने बरखुरदार को उन्होंने दे दी हैं। महमूद खान साहब के बारे में मुझे पता चला, उन्होंने भी अपने बेटे को टिकटें दे दी हैं। मतलब सबसे पहले तो एक दूसरे को उन्होंने कहा ना कि तुम अपने बच्चों के ले लो, मैं अपने बच्चों को ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर जब दीगर वजीर थे उन्होंने कोई बोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा भाई साहब लड़ते क्यों हैं, आप अपने बच्चे ले हैं, अपने कजन्स ले हैं, अपने भतीजे भांजे ले हैं, उनको भी टिकटें दे देते हैं। अब इस सूरत हाल का सबका पता है, जो पंजाब से हमारे वजीर हैं उन्हें पता था कि ये चीज़ें हुई हैं, इन्होंने बैठ कर की हैं इस बल्दियाती इलेक्शन। सो वो कल बड़ी तैयारी के साथ गए हैं कि हम इस पर बात करेंगे कैबिनेट में, और शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इसको ओपन करेंगे कि इस पर बात होनी चाहिए। जो मेरी इतलाज ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा स्मार्ट उन्होंने खेला है कि यहाँ पे अलाइज भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके पास GDA भी है, MQM भी है, उसके बाद आपकी
आपकी क्यू लीग भी है, तो लिहाजा बेहतर ही है कि ये फोरम मैं यहाँ पे ना खोलूँ कि मिनिस्टर जो हैं एक दूसरे को बैठ के यहाँ पे वो बातें ना सुनाएं कि जनाब किसकी कसूर है, किसका फॉल्ट है, कि या किसका भांजा भतीजा मामा चाचा जो है ना आप लोगों ने उसको आके टिकटें दिलवाई जिसकी वजह से हार हैं। सो वहाँ पर गुफ्तगू जो है कल उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उसके बदले में जो उनके जहन में था कि मैं वहाँ पर अपनी पार्टी का जो इजलास है, जो ज़्यादा कैबिनेट से ज़्यादा अहम फोरम जो इमरान खान साहब ने बना दिया ना, हम तो बड़े खुश होते थे कैबिनेट पे होती हैं वो, अब अगेन होती भी हैं बातें, लेकिन यहाँ कैबिनेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोरम उन्होंने बनाया जिसमें मिनिस्टर्स हैं, तर्जमान हैं पार्टी के, या टीवी टॉक शोज़ में जाते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव फोरम बन चुका है। वहाँ पे सारी गुफ्तगू होती है। और इमरान खान साहब जो है कोई इस बात पे खुश नहीं थे कि उनका ये ख्याल था, जैसे मैंने ईजी लिया ना उन्होंने कि महमूद खान साहब और परवेज़ खट्टक साहब ठीक कर लेंगे, तो जैसे मैंने कहा उन्होंने अपने बच्चों में बांटी और साथ में वजीरों में बांटी उन्होंने। सो इमरान खान साहब जो है उन्होंने कल बड़ा स्मार्ट तरीके से कैबिनेट में जो डिबेट हो सकती थी कि या वहाँ पर डिबाकल जो हुआ है इसमें हमारा केपी में, इसका कौन जिम्मेदार है, हमने टिकटें बांची हैं, हमने वही ख़ानदानी, हम सियासत के खिलाफ आए थे, तो खानदानी एक उसको खिलाफ हमने चैलेंज करना था। चैलेंज क्या करते, हम तो खुद सियासी खानदान बन गए। तो ये मैंने कहा खबर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने वहाँ पर ये कैबिनेट में उन्होंने कम से कम अपने वजीरों को उन्होंने नहीं होने दी, डिबेट नहीं होने दी। हालांकि ये मेरी कुछ 2-3 पंजाब के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उनका मसला है, लेकिन पंजाब से कुछ 2-4 मेरे वजीरों से बात हुई है, दे वर रेडी टू टेक इट अप कि वहाँ पे शायद हमें एक 0 आवर होता है इनका कि जिसमें पॉलिटिकल सियासी गुफ्तगू होती है। तो मेरी इतला ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने उसको अवॉइड किया वहाँ पे। अच्छा आमिर साहब, जो इन द लाइट ऑफ जो उन्होंने बताया है क्लास साहब ने कि कैबिनेट में बात नहीं होने दी, और वैसे हम ये देख रहे हैं कि बड़ी क्लियर जो है वो पार्टी के अंदर से भी बातें आ रही हैं, सामने आ रही है, तनकीद भी हो रही है। बेशक कैबिनेट सेशन में बात नहीं होने दी, बट अदरवाइज टॉक शोज़ में इधर उधर हो रही हैं बातें। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होगी इमरान खान की, और ये जो उन्होंने बुलाया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, इज़ इट गोइंग टू बी इफेक्टिव? मैं अभी भी समझता हूँ कि वो जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना कि आप जंगल को छोड़ के दरख्त गिरने लग पड़ते हैं, तो यहाँ भी ये दरख्त गिरने वाला ही हिसाब है कि ऑफ कोर्स ये जो गिरोहबंदी है ये पीटीआई में शुरू से ये 7-8 साल से जब से पावर में आए हैं चल रही है। परवेज़ खट्टक का ये था कि उन्होंने अपना एक हमेशा ग्रुप, अभी भी इल्ज़ाम 2013 में तो बाहर उन्होंने जो भी ये डिलीवर किया, एक आदमी ने डिलीवर किया जाता है तो मिडवे उसको चेंज नहीं कर दिया जाता, मगर उन पर यह था कि जी वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए तो उनके मतलब ये था कि अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनको चेंज कर दिया गया। नॉर्मली क्रिकेट के अंदर वो बड़ी प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जब कप्तान जो एक रनिंग टीम विनिंग टीम होती है उसका स्ट्रक्चर का भी बदला जाता है, तो वहाँ बदल दिया गया। तो उसके बाद भी उनको कंपनसेट करने के लिए ये तनकीद होती थी कि उनके जो है 2-3 एमएनए ख़ानदान से एमपीए वज़ीर जो है प्रोविंशियल, यहाँ फिर जो है महमूद खान उनकी चॉइस थे, तो वो एक ग्रुप था। फिर वो आतिफ खान का एक पूरा ग्रुप है, तो उनके भी रिश्तेदार हैं। वो इतनी लड़ाइयाँ हुई आपस में कि रेजिग्नेशन करवाने पड़ गए, कुछ की छुट्टी करानी पड़ी, तो अभी भी वो वही हुआ है। और बिल्कुल वहाँ पे ये धड़ेबंदी है, और ये अब जो चल रही है खबरें कि रिपोर्ट दे दी गई नहीं दे दी गई, पर बहरहाल उसमें जो पेशावर के जो गलती हैं वो शाह फरमान पे, कामरान बंगश, तैमूर सलीम पे डाल दी गई हैं। और उन्होंने कहा जी मर्दान में जो गड़बड़े हुई हैं वो आतिफ खान एंड कंपनी है, और जो है स्वाबी के अंदर जो असद कैसर और जो है ना शाह राम तरकई वगैरह ग्रुप है, इनके कहने पे हुए हैं। तो वो ठीक है, ये काफ़ी हद तक सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, अकरबा परबरी, ये वाला फैक्टर होगा। मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा ये गैम्बल कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये रिस्क ले रहे हैं कि इस दफ़ा जो है ना मैं खुद टिकटों की सिलेक्शन करूँगा और इस दफ़ा जो है ना मैं फ़र्क डाल दूँगा। तो ये इनको नहीं स्कीम में पढ़ना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहत है। पहले के ये फैक्टर्स हैं, मगर लार्जर जो फैक्टर है कि इनकी महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गैस और इन चीज़ों की कीमतें और ना दस्तयाबी, गैर दस्तयाबी बहुत बड़ा फैक्टर है। बैड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज़ें दुरुस्त किए बगैर, ये तासुर दुरुस्त किए बगैर ये सिर्फ सिलेक्शन से ही काम नहीं चलेगा। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इसलिए भी गैम्बल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिस्क है कि मेरा नहीं ख्याल है फ़र्क ज़्यादा डाल सकेंगे।
वो इसलिए कि ये जो 18 अजला थे ये वो 17 अजला थे जिनमें इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। पेशावर इनका होल्ड था, सबाबी था, मर्दान, ये पूरा का पूरा सवाए अमीर हैदर के सारे के सारा ये मर्दान जीते, कोआड, ये सारे इनके अपने जीते हुए स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। पीछे अब कौन से रह गए हैं ज़िला? वो हज़ारा के रह गए हैं जी, मानसेरा रह गया है, एबटाबाद रह गया है, हरीपुर रह गया है, वो ज़्यादा वो हैं। फिर जो है ऊपर के स्वात है, स्वात में भी मिक्सड है, वहाँ भी पॉकेट्स हैं। दीर में जमात इस्लामी वगैरह की पॉकेट्स है, एनपी की पॉकेट्स है। और डेरा इस्माइल खान में अब दोबारा इलेक्शन होना है, मगर नीचे से तहसीलों में जब पूरा झाड़ू फिर गया इनके खिलाफ, तो ये मेयर का दोबारा भी जब इलेक्शन होगा तो वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कैंडिडेट्स के बदलने से एक चमत्कार दिखाएंगे कि वो जो मैजिक वॉन्ड यूं करके छड़ी जादू की करेंगे इमरान खान साहब और वो जीत जाएंगे, बल्कि जो रही सही इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो ये वाला रिस्क है। दूसरा, ऑलरेडी एक चीज़ हुई है ना कि अब क्योंकि JUI अपनी ज़िंदगी में वो हमेशा इनकी पॉकेट्स रही हैं पर बड़ी क्लियर रही हैं। जैसे आज तक कभी JUI इवन मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के ज़माने में 70 से जो है पंजाब के अंदर जमात इस्लामी फिर भी एक 60-50 तक वो रही हुई है। बाद में नवाज शरीफ की वजह से PML से हाथ से सीटें निकालते रहे हैं, पर JUI नहीं रही। JUI ने कभी जो है ना पंजाब के अंदर सीटें नहीं ली, इनकी बलूचिस्तान में पॉकेट रही हैं और KP में रही हैं, और KP में भी जो साउथ के जनूबी अजला थे उनमें रही हैं। अब वो क्योंकि पूरे ये पेशावर में, सवाबी में, कोआट में, बन्नू में तो पहले भी जीतते थे, तो ये जीतना शुरू हो गए। तो अब मौलाना नहीं संभाले जा रहे। मौलाना की आज मैं सुन रहा था जो तकरीर थी, तो मौलाना तो एकदम स्टेट्समैन, आपको पता है मौलाना अपने आप को एक ज़माने में सीरियसली प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी बनते थे। और वो विकी लीक्स के अंदर वो जो मेरा ख्याल आई थी कि उन्होंने कहा जी हमारे पे भी नज़र डालें, हम भी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, आप इधर उधर क्या देखते रहते हैं। आपने वक्फा लेना, वक्फे के बाद इसको आपको खबर भी देंगे। जी आमिर साहब खबर क्या देंगे ये वक्फे के बाद जानेंगे। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब खबर के हवाले से आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, वेट कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि ये इमरान खान साहब अभी भी जो है जब तक तशखीस नहीं करेंगे सही मामले की तो ये इलाज नहीं कर पाएंगे। और साथ में उससे जो इनकरेजमेंट मिल गई है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने ये उनके 2-4 चीज़ें जो है ना थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। एक ये उनका कहना कि जी पिछले इलेक्शन भी सही होते थे, JUI इतनी जीतती, तो उनको जो ये धांधली का बाकियों के कईयों के इल्ज़ाम समझ आते हैं, मगर वो पिछले 30-35 साल से जो इलेक्शन जीत रहे थे तो उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया धांधली पे। और उनके वो पावर में हर हुकूमत के साथ रहे हुए हैं। वो देखें ना, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी में, इवन मुशर्रफ के साथ MMA के अंदर ये हुकूमत में रहे। कोई ऐसी पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी नहीं जिसके साथ उन्होंने कोलिशन नहीं बनाई और धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया। 1990 के इलेक्शन बड़े धांधली वाले, 2002 के बड़े धांधली वाले थे जिसमें ये सबसे बड़े बेनिफिशरी MMAI जो थी। 2002 से ज़्यादा बुरे इलेक्शन तो हुए ही नहीं थे। तो ये एकदम उनका ये कहना कि जनाब एकदम से धांधली का उसका, और अभी भी तो PTI गवर्नमेंट है, अगर धांधली करना चाहे तो कर सकते थे। तो वो दूसरा भी PTI के लिए अभी जो है सिर्फ ये वाला एक तशखीस वाला मसला है। अभी आज इमरान खान साहब की ये जो एक ट्वीट आई है वो बिल्कुल ठीक है, हमने खुद भी तारीफ की थी कि डायरेक्ट इलेक्शंस बहुत बड़ा एक इनकलाब है। डायरेक्टली बड़ी ज़रूरी है कि लोग डायरेक्टली अपने जब नुमाइंदे को करते हैं तो वो, मगर वो अब देखना ये होगा। आज उन्होंने बताया ये कि ये इनकलाब है, छोटी बात नहीं है, हमने देखिए रिस्क लिया है, डायरेक्टली तहसील के चेयरमैन और जो है मेयर करवाए हैं। पर आगे अब इम्तिहान आ जाएगा जब इनको ये फंड्स देने वाला मसला होगा कि आपने उनको फंड देने हैं तो फिर चेक कर लेंगे कि ये इनकलाब कहाँ तक जाता है, कि पता चलेगा कि सिर्फ इनकी अपने चेयरमैनों के पास जा रहा है और उनके चेयरमैन तो और ये अपने आधे हैं ना, अभी तक तो नहीं है। अब वो आज़ाद, सारे आज़ाद की एडवांटेज है इनको कि वो जो 10-11 आज़ाद चेयरमैन है जबरदस्ती घुसाते रहते हैं। आज़ाद गवर्नमेंट के साथ ही जाते होते हैं ना, वो आज़ाद ने जाके अपने फंड्स गंवाने हैं जो लेके वो नेचुरली ज़्यादातर 90% के करीब जो है ना आज़ाद जो है फाटा के अंदर भी कबायली एरिया तो है वो,
तो जो आज़ाद ज़्यादातर जीतते रहे हैं सारे गवर्नमेंटों के साथ ही मिल जाते हैं और यहाँ भी मिल जाएंगे, उनका फिगर ठीक हो जाएगा, मगर फिर भी आधे के करीब जो है ना 64 में से वो इनके नॉन PTI के होंगे, तो ये इम्तिहान आ जाएगा। उसके बड़ा सबसे बड़ा फिर इम्तिहान फाइनल तो पंजाब में है कि ये पंजाब में अब ये इन हालात के बाद इलेक्शन करवा पाएंगे कि डिले करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये इसका रिएक्शन वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसके रिएक्शन के बारे में ग्लास साहब कुछ थोड़ा सा कमेंट करना चाहेंगे या हम कहूँगा मैं जस्ट इसके कैबिनेट की बाद एक्सक्लूसिव स्टोरी कैबिनेट के की हवाले स्टोरी में आता से? हूँ। जी, ये इमरान खान साहब क्रेडिट ले रहे हैं ना कि हमने बड़ा रिस्क लिया। रिस्क नहीं लिया था, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम आराम से सीटें जीत लेंगे। ये अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर जाए गए थे कि बड़ी तादाद में जो यूथ है, ख़वातीन हैं, लोग हैं, वो हमारे हक़ में, लिहाजा ये सियासत में कोई इतने भी ये रहम दिली नहीं होती कि खैर है जी हमारे मुखालफिन जीत जाएंगे तो हम ऐसे लाज ला रहे हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम मेयर का डायरेक्ट लाएंगे ना तो हमारे लोग जीतेंगे। वो गले में पड़ गई है वो चीज़। बहरहाल उनका कानून था, आमिर भाई वाली बात अप्रिशिएट कर लेते हैं फॉर ए चेंज के, ठीक है। अदरवाइज तो ये सोच के मैं सिर्फ ऐड कर दूं आप में कि एक्चुअली ये इन्होंने तो तरीका निकाला था ना, पहला फेज जो था विलेज लेवल का वो गैर जमाती बुनियादों पे था। इस पे भी सारे सुप्रीम कोर्ट लेके में कहा था कि गैर वो जमाती अदालत ने फिर इनका लास्ट मिनट ये पे इतने अच्छे तरीकाकार नहीं थे कानून ये। इन्होंने बना लिया हुआ था। कि गैर- अदालत ने जो इन्होंने बीच में रखी हुई थी ना की बीच में से, वो भी नीचे से कील निकाल लिया। वो ये तो गए थे वहां पे कहने के लिए कि गैर जमाती करवा ले। एतमाद इतना था अपने ऊपर कि हमारे अगर कैंडिडेट हार भी जाएंगे पता किसी को नहीं चलेगा। तो ये इन्होंने पूरी कोशिश की थी, अदालत ने आगे कहा नहीं जनाब जमाती इलेक्शन करें। वैसे तो आप लोगों को बड़ा जमहूरियत का शौक है, पार्टियां भी बनाई हुई हैं, लेकिन इस मामले में कहते थे गैर जमाती करवा लें और इसी वजह से कह रहे थे कि पता चल जाएगा हमारी मकबूलियत कहाँ खड़ी है। खैर कमिंग टू द पॉइंट सर, उसकी कैबिनेट की स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी तो कैबिनेट में बड़ा हमारे शेख रशीद साहब जो हैं, जैसे हम पहले भी संभाले नहीं जाते, वो हर चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं। अब कैबिनेट में जनाब पिछला जो इजलास हुआ है उसमें जो इंकशाफ हुआ है और उस पर ये होगी शहरी मजारी साहबा जो हैं उन्होंने खासा ब्लास्ट किया है कि शेख रशीद साहब की जो वजारत है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, FIA है, जो मेन इदारे हैं, ये ह्यूमन स्मगलिंग ये रोकने में नाकाम रहे हैं। और इनको अमेरिकन ने जो लिस्ट में डाला है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान से ह्यूमन ये स्मगलिंग जो है ना वो नहीं रोक रही, अभी तक हो रही है। अब आम लोग कहेंगे जी बड़ा इसका फ़ायदा हो रहा है जी, हमारे खैर है 8, 10, 50, 100 लोग पहुँच जाते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये होती है जो वीज़ा लेके जा रहे होते हैं ना, जिनको लाइनों में उधर से हटा के पासपोर्ट ले के तो फिर उन पर वो क्या कहते हैं नाराज़ हो जाएगी कौम, हमने तो भुगते हुए हैं। यूके में मैंने देखा है कि जो ही जहाज़ पाकिस्तानी पिएगा रुकता था, कुत्ते लेके आ जाते थे, कुत्ते सूंघते थे सबको कि इसने भाई साहब कौन कौन क्या कैरी करके आ रहा है। फिर तो ये आपके साथ ट्रीटमेंट हो तो फिर हम रोते हैं। सेम ऐसे अमेरिका में जाते हैं तो वो आपको 3-3, 4-4 घंटे लाइन से हटा के जो आपकी स्क्रूटनी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ज़रा चेक किया जाए कि ये जो आ रहे हैं वीज़े असली लेके आ रहे हैं, जैली हैं, नकली हैं, इनके क्या हैं। सो इसमें 3-4 लोगों से जो पैसे पकड़ते हैं ये हमारे यहाँ पे भाई लोग जो एयरपोर्टों पे खड़े होते हैं। और आपको याद होगा फैसल साले हयात के दौर में भी एक बड़ा सारा एक स्कैंडल आया था, नज़ीर नाजी साहब ने कॉलम लिखा था कि जनाब के ये उस पर यूके ने बाकायदा इनको थ्रेट कर दिया था कि आपकी हम ये इसको सस्पेंड कर देंगे, PAA को आपने टूल ही बना लिया। FIA में बड़े लोगों ने पैसे बनाए थे, बल्कि मौजूदा भी अगर आप उसमें देखेंगे इनाम गनी साहब पे तो बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई थी जो बशीर मेमन साहब के दौर में, बल्कि बशीर मेमन साहब को सज़ा भी इसी चीज़ की मिली थी कि आपने जो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने आके फाइल की थी, जिसको बाद में आज़म खान साहब ने कंपनी में बैठ के उसको मलिया मेट करवा के उन्होंने IGB लगवाया, मोटरवे में भी माशाल्लाह वो आजकल लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके मुल्क का वो भी ख़राब करती हैं, इमेज भी ख़राब करती हैं, चीज़ें भी करती हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है, शहरी मजारी साहबा ने कहा है कि जनाब 2 साल से ये अमेरिका ने आपको इंसानी स्मगलिंग वाली उसमें लिस्ट में डाला हो, तो आप लोगों ने क्या किया है? अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ये वहाँ से इशू फिरते फिराते मेरी कमेटी में आ गया, मेरी वजारत के पास आ गया। इनसे यूसुफ नसीम ये जो खोखर साहब बैठे हुए सारा दिन बैठे रहते हैं, माशाल्लाह पता नहीं कितना बड़ा तगड़ा उनका वो अप्रोच है, या चीफ सेक्रेटरी लगते हैं या इंटीरियर सेक्रेटरी लगते हैं, दरमियान में तो रास्ता ही कोई नहीं है जहाँ पे उनको रोका जाए। उनसे पूछा जाए कि आपकी वजारत की ये परफॉर्मेंस है, आपको FIA पे आपने कोई कैच नहीं रखा हुआ है, FIA के अफसरान जो लगाते हैं एयरपोर्टों पे लगाते हैं आप, ये कौन लोग हैं, किसको चेक करते हैं? 2-4 लोगों की वजह से आपके पूरे मुल्क की बदनामी होती है, पूरे मुल्क पे आप पे वो आप पे टैग लगना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद सारे लोग जो अगेन जो ट्रैवल कर रहे होते हैं सबको परेशानियां होती हैं, सबको प्रॉब्लम होते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि शेख रशीद साहब की वजारत जो है ये इस मामले को सीरियस नहीं ले रही। उस पर वजीर आजम साहब, आपको पता है मैं पहले भी कहता हूँ, वो शेख रशीद के उससे डर की एक उसके आगे क्या शेख रशीद के शर की वजह से उनसे डरते हैं। अच्छा, ये वह है शेख रशीद जिसे इमरान खान साहब वाकई वो करते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ 2-4 वो वजीर जब वो अपोजिशन में थे और उन्होंने इमरान खान साहब पे शदीद तनकीद की थी, उन 3-4 को अपने साथ इन्होंने बड़ी मेहनत करके मिलाया है कि ये लोग बहर नहीं होने चाहिए, मेरे साथ कैबिनेट में होने चाहिए और मुझे यस प्राइम मिनिस्टर कहें। बहर बैठ के तो इन्होंने तो मेरा अच्छा खासा वो कर देना है। मैं 3-4 नाम ले सकता हूँ अगर मुझे इजाज़त दें कि जिन्होंने पोजीशन के दिनों में खान साहब को खासी
चलिए, उन्होंने टफ इजाजत टाइम दिया किससे हुआ मांग रहे है। हैं? वैसे मैंने कहा पूछ लेता नहीं हूँ, इजाजत नहीं है बस जी, देखा अब इजाजत नहीं दी तो मैं नहीं कह रहा। नहीं, सर, अगर नाम- क्लास साहब ये स्टेज पे आगे के इजाजत मांग रहे हैं इसका मतलब बहुत खतरनाक काम नहीं है। मैं नाम बता देता हूँ ना, 3 नाम थे जो खान साहब पे बड़ी शदीद तनकीद करते और खान साहब मजबूर हो गए कि यार इनको अपने साथ मिलाएं, अगर अपोजिशन में रह गए तो इन्होंने तो मुझे रोज हशर नशर एक कर तो देना। शेख रशीद हो गए। एक शेख रशीद साहब थे, उनका हमने सुनाया भी है, जिस पे इमरान खान साहब ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान ना पड़े, मुझे चपरासी भी इस बंदे को मैं चपरासी भी ना रखूंगा, उनकी थी ये। दूसरे फवाद चौधरी साहब ने बहुत शदीद तनकीद की हुई है इमरान खान साहब, किसी ने क्लिप देखो तो बंदा हैरान हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने बड़ा वाइजली जो है ना, इन्होंने इन लोगों को अपने साथ मिलाया, Retain किया। बिल्कुल कि ये बेनज़ीर भुट्टो का मुझे वाकया याद आ गया कि उन्होंने मुस्तफा खार को दूसरी उसमें ना कैबिनेट में लिया, जब दूसरी उनके 93 96 में, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि आपने मुस्तफा खार तो आपको वो ये बुरा भला कहता था, भुट्टो साहब की फांसी में था, भला भला तकरीरें करता था, आपकी 1990 की वो जो थी आपके असम्बली हुकूमत तोड़वाने में शामिल था, आपने उनको यहाँ पे बिठा दिया है। तो उन्होंने कहा अब मुझे बताएं, अब वजीर बन के मुझे क्या कहता है? तो उन्होंने कहा अब आपको यस प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो उसने कहा वो ठीक है। बेहतर था, बहर अपोजिशन में बेहतर था, बहर बेहतर था कि अंदर बैठ के मुझे यस प्राइम मिनिस्टर करे। सो वही इमरान खान साहब ने शेख रशीद और हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब के साथ किया है कि बहर बैठ के टीवी पे मेरी ऐसी तैसी मत करवाएं, मेरे सामने बैठे जो छोटा मोटा आपको वजारतें दे देते हैं। सर, बार-बार मुझे ब्रेक आपने- के लिए कह चलें, रहे हैं, ब्रेक फवाद लें। चौधरी और नाम। उस बार रहने दे, तीसरा अच्छा, फिर चले। सही, इतना अच्छा, आवाम को अच्छा, ज्यादा इतना भी उसमें ना बहुत है करें। रहने दे, जितना तीसरा पता नाम लग गया। फिर सही। जी जी, इसके है अलावा वैसे एक तीसरा नाम है, फिर बताएंगे। कोशिश चलें। करते हैं कि क्लास साहब ब्रेक दो को में digest राजी करें। होते हैं कि जितनी देर तक वक्फा होता है कोशिश करते हैं कि क्लास साहब बता दें। बहरहाल इसके अलावा गैस लोड शेडिंग के हवाले से बात होनी है और पीटीआई हुकूमत के जो अपने मेंबरान असम्बली हैं वो हमाद अजहर के खिलाफ उन्होंने तनकीद कर दी, फट पड़े। इसके अलावा जो पीएससी के हवाले से खबर है वो भी आपको बताएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, पीएससी के हवाले से बात करेंगे। इसमें जो है ना वो जो कोरोना में पाकिस्तान को बाहर से फंड्स मिले हैं उसकी पीएससी ने तफसीलात मांगी और हुकूमत जो है वो उसमें नाकाम रही है सेटिस्फाई करने में, जस्टिफाई करने में। वो फंड्स कहाँ कहाँ गए, किधर लगे? जी, एक तो पीएससी की है, दूसरा पार्लियामेंट से जो इमरान मगराना साहब हमारे रिपोर्टर खबरें लाते हैं वो कई दफ़ा वो उसमें क्या आई ओपनिंग होती है और हमें शक होता है कि ये इस तरह के फिगर्स हैं, जब पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो एक किस्म की ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि हाँ बिल्कुल अब मोहर लग गई है कि वो सही था। एक बड़ा ही खौफनाक बिल, अब क्योंकि आगे क्वेश्चन ये है कि महंगाई का जो मामला है और 1-1.5 साल इनका रह गया है, तो ये कैसे महंगाई का मसला हल करेंगे, कैसे ये अपनी चीज़ें ठीक करेंगे। तो एक और फिगर जो अभी इमरान मगराना साहब लाए हैं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है सवाल पूछा गया, तो पहले ही था कि जी कर्जे और जो आपने देने हैं करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बिलियन कहाँ से लाने हैं। अभी आपकी इंपोर्ट का एक बड़ा खौफनाक फिगर आज पार्लियामेंट में दिया गया है जो उसमें कि 4 महीने के अंदर 25 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट आई हैं। तो जो ये हम कह रहे थे 70-72 का इंपोर्ट बिल हो जाना है, तो ये 4 महीने की अगर तनासुब से देखा जाए तो ये वो उससे भी शायद क्रॉस कर जाए, 75 बिलियन पे आपका चला जाएगा। अभी ये पिछले दिनों शौकत तरीन साहब चीखे मारे थे कि जी मुझे 4.5 बिलियन इंपोर्ट का फिगर दिया था इन्होंने और महीने के अंदर जो है ना वो 6.5 का आ गया। तो ये अब उसकी आ रही है कि ये पाकिस्तान की तारीख में हम नवाज शरीफ को ये कहते थे कि उस ज़माने में 35 बिलियन डॉलर का तजारती खसारा हो गया था, 20 पे चली गई थी इनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट 55 पे चली गई थी। अभी ये पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा रिकॉर्ड बन गया कि 55 बिलियन डॉलर का आपका जो है, अगर ये 28-30 बिलियन डॉलर भी अपनी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा लें और कर लें तो ये जो है ना खसारा कहाँ से पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ में जो झूठ बोले हुए हैं जवाब में कि इसकी वजूहत वही कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना ऑयल गैस और कोल और ये जो है ना ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, और उसका जवाब हम बताते रहते हैं कि जनाब सस्ती थी जब अपनी गलती नहीं मानते उस वक्त नहीं ली, 0 पे आई हुई थी, $5 पे ये जो है ना गैस और तेल वगैरह जब मिल रहे थे तो उस वक्त नहीं ली। अब 30 पे भी कोई नहीं, 28-30 पे मिल रहा है, तो इतना फ़र्क पड़ गया है कि वो कैंसिल आपके सारे हो गए हैं। तो जो अपनी गलतियां नहीं है, पार्लियामेंट को भी बिल्कुल उसके अंदर जो है ना झूठ बोला जाता है। एक और बड़ा खौफनाक फिगर जो इनकी इस नालायकी को बताता है कि इन्होंने
कुछ 26 ढाई ट्रिलियन कुछ 2600 अरब रुपए का तेल का जो मुख्तलिफ जो है ना प्रोडक्ट्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल है। तो ये मुआवजना जो है माद अजहर साहब अक्सर जो है ना टीवी पे फिगर्स ना या उनको समझ नहीं आते या वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं या उनको ब्यूरोक्रेट्स बेवकूफ़ बना देते हैं कि जी हमारा उनसे कम था। जो है उनके दौर में आपके पास टर्मिनल नहीं थे एलएनजी के, उसके दौर में सिर्फ आपके पास चॉइस सिवाय इसके कि आप फर्नेस ऑयल फूकें, कोयला फूकें और लोकल गैस फूकें। तो ये एलएनजी के टर्मिनल लगने के बाद बड़ी एलएनजी की टर्मिनल सस्ते भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। तो फिर इसके बाद उससे तो आपका ऑरेंज एंड एप्पल वाली बात है, मुकाबला बनता नहीं है। बाकी पीएसी का जो है सब अगर आप उसके ऊपर रोशनी डालें जो पीएसी के अंदर कोरोना के हवाले से जो है मैं उस पर कर दूं। आमिर साहब ने भी जो फिगर वो बताए हैं इंपोर्ट बिल के हवाले से, आम आदमी कहेगा उन फिगर्स में नहीं पड़ता होता। इस मुल्क में जिस तरह गाड़ियाँ इन्होंने लीज पे शौकत अजीज़ का मैं क्या कहूँ उसका ये कि जो कल्चर दे के गए कंज्यूमर मार्केट इसका बैंकिंग का, क्यों बैंकर थे ना, बैंकर को डिपॉजिट चाहिए, लोन जो उसने देने हैं, उसने कर्जे देने, गाड़ियाँ देनी है। इतनी गाड़ियाँ आपने कर ली हैं कि आप इंपोर्ट बिल ज़रा देख लें। सबसे बड़ा बिल जो आपको इंपोर्ट का, जिसकी वजह डॉलर को भी आपका अफेक्ट होता है और ट्रेड का गैप जो है ना वो भी आपका बढ़ा है। अभी दूसरी तरफ ये सीरियस इश्यूज आमिर साहब बता रहे हैं, गैस के रोक या पिट रहे हैं, जो भी हो रहा है, अवाम की सीरियसनेस देखें। आज इजलास हुआ है सर, और 10-10 हज़ार रुपये अलाउंस अलहदा लेते हैं। इनको यहाँ पे आपकी टिकटें अलहदा मिलती हैं, बिजनेस की लेते हैं, दीगर लेते हैं, मेडिकल ट्रैवल सब कुछ मिलता है फ्री। आज कोरम पूरा नहीं हुआ आमिर साहब। एक तरफ ये मसले हैं, ज़रा ये आवाम के साथ संजीदगी देखें, ये सारी चीज़ें वहाँ ले की गई हैं। इस पे आपको बात करनी थी, बहस करनी थी, मेंबर ही नहीं है ना आपकी अपोजिशन आने को तैयार है, जिनके इश्यूज थे कि उठाते खड़े करते बात करते, ना आपकी हुकूमत के लोग। हुकूमत जो है 84 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, अगर मैं गलत है 84 या 86 चाहिए होते हैं, कि वैसे वो कहते हैं वो संभाले नहीं जाते। टीवी पे आपको यहाँ पे 200 बंदा नजर आ जाएगा इनका, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में आपका 84 बंदा नहीं होता। सिर्फ वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत हुई है, नात पढ़ी गई है सर, कौमी तराना वहाँ पे उसमें आया है। उसके बाद उन्होंने कहा बंदे नहीं है उसमें होगी, बंद करो दुकान, पैसे शैसे अपने जो भी लोग आए थे अपने उसको जेली हाजिरा भी लगती रही हैं। आपको पता है माजी में हमने वो भी स्कैंडल किए हैं। जिस मुल्क की पार्लियामेंट जो है मेंबरान इन इश्यूज को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। प्रेफरेंसेस वाज़े है ना कि एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया जा रहा है और एक तरफ अपने वुज़रा जो हैं वो कौमी नहीं जाते हैं, वो इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे तो ये कुछ होता रहेगा। बहुत अलार्मिंग है कि आगे फिगर आ गया था कि कपास जो है 7.5 बिलियन 1 मिलियन बेल जो भी क्लेम कर रहे थे उससे कम है। और आज जो गंदम की आई है कि गंदम भी जो है ना आपकी शायद जो जितना ये प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे कम आएगी, क्योंकि वक्त के ऊपर एक तो खाद की कीमत बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई बोरी कौन जो है, दूसरा सप्लाई लाइन की कमजोरी रही कि लोगों को नहीं खरीद भी नहीं सके और नहीं खाद का इस्तेमाल वक्त के ऊपर किया। तो पहले कपास का सत्यानाश किया, अब सारी उम्मीदें। तो इसका ये मतलब है कि आपका इंपोर्ट बिल जो है ना ट्रेड का दोबारा आपकी यही तेल और जो एग्रीकल्चर ज़राअत की जो अशिया है उसका वही बिल आएगा। और एंड टाइम पे जब इलेक्शन के ऊपर बल्दियाती तो क्या जब नेशनल इलेक्शन चल रहे होंगे तो उसको गवर्नमेंट के पास पैसे चाहिए होते हैं लोगों को देने के लिए कि कम से कम पुराना भूल जाएं। शायद इनके पास वो क्राइसिस होगा और ये इतना बड़ा क्राइसिस छोड़ के जाएंगे। इन्होंने आते सारी महंगाई इसलिए की कि डिवैल्यू रुपी कर दिया, ये कह के कि जी हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे और वो है वो अब वो सारे खसारे, तजारती खसारा, करंट अकाउंट खसारा, हर चीज़ का खसारा जो है बिल्कुल जो है इतना बड़ा कर गए हैं, महंगाई भी ज़्यादा कर गए हैं, डॉलर भी ऊपर कर गए हैं। तो ये बिल्कुल क्राइसिस के मंझधार में एंड टाइम पे फंसे होंगे। बहरहाल सर इनको कोई परवाह नहीं है। खान साहब अपने रुमैस से निकले तो इन बात जो आम आदमी को चीज़ें समझ आ रही हैं, हम ले मैंने हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं है। ये चीज़ अगर वहाँ पेश की, दूसरे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देख लें जो इमरान मगरान ने एक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी फाइल की है कि अब तक इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था 500 बिलियन रुपीज़ का कोरोना फंड किया था, उसमें से जो आज वहाँ बताया गया है कि सिर्फ 186 बिलियन रुपीज़ इन्होंने जारी किए, बाकी पैसों का पता तनख्वाहों के पैसे नहीं है, कोरोना का वो कहाँ से देंगे। आर्मी के बजट का मैं आपको बता चुका हूँ में और एफबीआर में कोरोना के पैसे लगा दिए हैं, उसमें आपका आर्मी का बजट बता चुका हूँ 45% आपका लोकल रिसोर्सेज, 55% आप कर्जों पे आगे कर्जे ले रहे हैं तो तनख्वाहें दे रहे हैं मुल्क और कौम का दिफा की, अब तनख्वाहें को पैसे नहीं है आपके पास। दूसरी तरफ खान साहब से सुने तो वो तो कहते हैं जनाब दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, आपके मसले हल हो गए। उनसे ब्रीफिंग ली कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से ना लाइक क्या देखें ना, मैं नहीं कह रहा वहाँ पे ये सामने इश्यूज हैं
कि वो कमेटी को प्रॉपर तरीके से कोरोना फंड्स पे ब्रीफिंग ही नहीं दे सके, वहाँ क्वेश्चंस का सामने नहीं कर सके, ना उनके पास डिटेल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी ने आके ना पूछना है ना यहाँ पे आके किसी ने बात करें। कल आपने उसके एफडब्ल्यूओ को सुन लिया था, मुझे किसी ने बताया कि एफडब्ल्यू जो है जीटी रोड का सारा ठेका इन्हीं के पास है, और जीटी रोड का मतलब डेथ ट्रैप है। इतना पैसे बिलियन जो इकट्ठा कर रहा है एफडब्ल्यू, ये जीटी रोड का जो पैसा है उसकी हालत देखें, ये टोल प्लाजा पे 3-4 जो इन्होंने बनाए हैं उस पैसे का कोई पता नहीं है, वो सड़क आप वो नहीं बना रहे, इधर से कोरोना फंड को उठाएं तो ये नहीं कर रहे। आपने बिजनेसमैन को जो सबसे इलीट आपकी क्लास थी उसको जो बिलियंस ऑफ रुपीस आपने दे दी, आवाम की बारी आती है तो वो सुनने कहते हैं उन्होंने 500 बिलियन के अनाउंस किया था, उसमें से 186 बिलियन उन्होंने रिलीज किए हैं और उसके बाद बाकी नहीं है। तो सीरियसनेस देखें, इमरान खान साहब की देखें, वैसे हद नहीं हो गई। ये इश्यूज़ हैं, आप पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, पार्लियामेंट इजलास में ना आप खुद आते हैं, ना आपके वजीर आते हैं, ना सेक्रेटरी आते हैं, ना आपके मेंबर्स आते हैं, और करोड़ों रुपए मेरा ख्याल कितना उस दिन इन्होंने हिसाब लगाया हुआ था कि पर डे के हिसाब से कितना खर्चा पड़ता है एक इजलास का। एक तरफ आप कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, लोग आपको टैक्सेस की आप उसमें अगर टाइम है तो पेट्रोल का देखें कितना, आमिर साहब उनका पेट्रोल टैक्स जो है इस वक्त 10 रुपए 41 पैसे कस्टम ड्यूटी है इसका फी लीटर पेट्रोल। इनलैंड आपका फ्रेट मार्जिन है जो 4 रुपए 20 पैसे जो टैक्स है पेट्रोल पे, और फिर कहते हैं कौम टैक्स नहीं देती। इसके बाद जनाब फिर इन्होंने इनका ये जो कॉरपोरेशन हैं, अगर OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी है सर, अगर 3 रुपए से ज़्यादा वो इनका टैक्स है। फिर हर पेट्रोल पे आपका डीलर कमीशन 4 रुपए 90 पैसे टैक्स है। फिर पेट्रोल पे 13 रुपए और 62 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम आप उसकी लेवी दे रहे हैं, और फिर इस पे GST है 6 रुपए 41 पैसे, ये सारा आप उस पे दे रहे हैं। और फिर हमारे मुंह पे पेंट भी करते हैं सारे। ये मैं आपको टैक्स बता रहा हूँ, ये जब पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती तो ये क्या है? ये आठ साथ में एक आर्गुमेंट जो है कि इंडिया में और बांग्लादेश के फिगर ले आते हैं, भाई वहाँ 4% 5% जो है महंगाई है, आपके 11.5% महंगाई है। तो उनका डॉलर अगर उसने इंडिया ने 76 रुपए पे रखा हो तो इंडिया का कसूर है, हमने 180 पे ले गए। आपका डॉलर वीक है, अगर इंडिया ने स्ट्रांग रखा हुआ है, ये पता क्या करते हैं, डॉलर को उसको 3-4 गुना जरब दे के कहते हैं इंडिया का अगर हो ना 180 पे डॉलर तो उसको ये पेट्रोल पड़ेगा। ये हमें फिक्र बताए जाते हैं इंटरेस्टिंगली, और आवाम बड़ी बई करती है, बड़ी खुश होती है। ये भी भारत की साजिश है, लास्टली साजिश है कि उसने अपना डॉलर जो है ना 75-76 पे रख के जी पाकिस्तान का डॉलर जो है 180 पे ले गए एक तरफ। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की जब बात आती है तो वहां तो डिलीवर करने की जरूरत है, एटलीस्ट जो फंड्स आए उनको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।